तो हेलो स्टूडेंट्स, जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर से। बायोमोलिक्यूल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, ओसाजोन इज कॉल्ड। ओसाजोन हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन एंड डाईहाइड्राजोन, ये दोनों होते हैं, यानी बोथ ऑफ दीज। कैसे मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, इसमें अगर हम करते हैं रिएक्शन किसकी, C6H5NH2 की, तो इसमें कभी भी ध्यान रखना जो ये O है ये H है, H2O यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप इसके पीछे लग जाता है। तो इसे कहते हैं ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। तो एक हाइड्राजोन हो गया ये, और जब हम दोबारा उसी रिएक्शन उसी कंपाउंड से फिर दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, और ये पूरा ग्रुप क्या होगा, फिर यहाँ पे दोबारा अटैच हो जाएगा। तो ये क्या होगा, C और यहाँ पे फिर ये NHC6H5, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, H2O निकलेगा और ये बना देता है C6H5NH2। तो इसे कहते हैं ग्लूकोसाजोन और एनिलीन। ऐसी सेम फ्रक्टोज के केस में होता है, तो ये बनता है फ्रुक्टोसाजोन। तो देखो पहले वाले को कहेंगे हम हाइड्राजोन, और जब हम दोबारा बनाएंगे तो इसे हम डाईहाइड्राजोन भी कह सकते हैं। तो इसमें दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आंसर्स मॉलिस टेस्ट एज वेल एज बेनेडिक्ट टेस्ट। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो दोनों टेस्ट दे रहा है, लेकिन कौन सा टेस्ट नहीं दे रहा है, ये थर्ड वन वाला टेस्ट को नहीं दे रहा है। तो कौन सा कंपाउंड है। देखो जो मॉलिस टेस्ट होता है, मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, यानी कि ये सबके लिए मॉलिस टेस्ट हो जाएगा, यानी मॉलिस टेस्ट सब देंगे। अब इसमें आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए होता है, केवल रिड्यूसिंग शुगर के लिए। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वही बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, यानी फ्रक्टोस और माल्टोस ही ये टेस्ट देंगे बस, बाकी और नहीं देंगे। उसके बाद देखो ये वाला जो टेस्ट होता है, ये केवल फ्रक्टोस ही इस टेस्ट को देता है, माल्टोस नहीं देता। तो इसका आंसर है माल्टोस। ये है रिड्यूसिंग शुगर और बेनेडिक्ट रेजेंट, अगर हम मिक्स करेंगे तो उसका कलर हो जाता है डार्क रेड या ब्राउन टाइप का कलर हो जाता है, रस्टी ब्राउन। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर ही केवल बेनेडिक्ट टेस्ट को देते हैं। और यह सेलीवेनोव टेस्ट जो देता है, वो कौन देता है, ग्लूकोज या माल्टोस इस टेस्ट को नहीं देते, यानी हम रिसोर्सिनॉल और डाइल्यूट HCl डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन फ्रक्टोज के केस में रेड कलर या ब्राउन रेड कलर आता है। तो इसका मतलब फ्रक्टोज इस टेस्ट को देता है, लेकिन माल्टोस इसे नहीं देता। क्यों, कोई कलर नहीं आ रहा है, मीन्स इसको माल्टोस नहीं देता इस टेस्ट को। तो मीन्स माल्टोस इज द आंसर। कैसे हुआ, देखो मॉलिस टेस्ट चारों देंगे। प्रोटीन के लिए जनरली होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू होता है, यानी सब हैं कार्बोहाइड्रेट वाले। बेनेडिक्ट टेस्ट केवल वही देता है जिसमें रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी फ्रक्टोस एंड माल्टोस। इसके बाद जो ये है सेलिनोव टेस्ट होता है, जो केवल कौन देता है, फ्रक्टोस, यानी उससे माल्टोस नहीं देता। तो आंसर इज 4-1। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन थायरोक्साइन। इसमें कौन सा नहीं होता, तो इसका नाम होता है टेट्राआइडो थायरोक्साइन। तो जो अमाइनो ग्रुप और CO ग्रुप होता है, उसके अलावा टेट्राआइडो इसका नाम है, यानी 4 आयोडीन एटम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप नहीं होता, दैट इज 4 क्लोरीन एटम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन। जब अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा वो सेम ओसाजोन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट आंसर। इसमें ग्लूकोज है, ये रिएक्शन करेगा C6H5NH2 के साथ, और दोबारा फिर उसी के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है ग्लूकोसाजोन। देखो फॉर्मूला सेम है। फ्रक्टोज भी उसी के साथ रिएक्शन करता है सेम 2 टाइम्स और बनाता है फ्रुक्टोसाजोन। दोनों ओसाजोन होते हैं
और दोनों के फॉर्मूले लगभग क्या है, ये सेम है, यानी दोनों सेम ओसाजोन फॉर्म्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। पहला देखो, जो नेचुरल स्टार्च होता है इसमें 10 to 15% तक एमाइलोज होता है और 80 से 90% तक एमाइलोपेक्टिन होता है, यानी दिस वन इज राइट। सेकंड, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, बिल्कुल सही है। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, इनसॉल्युबल होता है और ये डस नॉट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, बिल्कुल सही है। लास्ट में क्या होता है, स्टार्च इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम एमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा। एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो एमाइलेज के साथ हाइड्रोलाइज करके डाइसैकराइज्ड कंपाउंड बनाता है, डाइसैकराइज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखना, स्टार्च एमाइलेज के साथ मिलके डाइसैकराइज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, यानी उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो 4 ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन एमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज। देखो, एसिड के साथ प्लस वाला और एल्कलाइन के साथ माइनस वाला फॉर्म करेगा। कैसे, देखो, जैसे ये अमाइनो एसिड है आर और यहाँ पे लिखा COOH और यहाँ पे NH2। अब जैसे एसिडिक मीडियम मतलब H+, तो ये H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पे लोन पेयर होंगे, यहाँ के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो ये बनता है RC और यहाँ पे NH3+, यानी कौन सा चार्ज वाला कंपाउंड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड केस में देखो, अगर मैंने कहा RCCOOH NH2 एंड H, अब जैसे मैंने बेसिक मीडियम में डाला यानी OH- को, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को बाहर निकालेगा, तो H2 क्या होगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा माइनस चार्ज, यानी बनेगा RCNH2COO- और H, मीन्स कौन सा, नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड बनेगा। तो बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन में नेगेटिव वाला और एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, फॉर अल्फा एमाइनो एसिड हैविंग द स्ट्रक्चर, ये आपको पता अभी बनाया था, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, वाटर सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम एट अ pH व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन आर इक्वल। तो ये क्या है, गलत है इसका, कि जब कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो वहाँ पे वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी उस pH पे। इसमें क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है अमाइनो एसिड की, वो मिनिमम होती है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, इसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, ना कि मैक्सिमम होगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड सही है कि निन हाइड्रीन टेस्ट देता है, क्योंकि प्रोटीन के लिए ही होता है, और जैसे ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी B एंड C आंसर इज राइट। ये देखो, ये है निन हाइड्रीन टेस्ट। निन हाइड्रीन टेस्ट सारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन सारे प्रोटीन के लिए वैलिड होता है, ऑल प्रोटीन्स के लिए। इसमें क्या करते हैं कि जो प्रोटीन होता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ निन हाइड्रीन के साथ बॉयल करेंगे तो वायलेट कलर बन जाएगा। ये जो कंपाउंड बनता है दैट इज वायलेट कलर, तो वो कहते हैं निन हाइड्रीन टेस्ट, और ये सारे प्रोटीन के लिए वैलिड होता है। और जैसे ही किसी भी प्रोटीन को हम नाइट्रस एसिड के साथ कंबाइन कराएंगे तो ये नाइट्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। नाइट्रस एसिड HONO के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी प्रोटीन को तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी B एंड C आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34 क्या, देखो, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है। एंजाइम लैक इन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, ये रॉन्ग है। सेकंड इज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है कि जो एंजाइम होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, चाहे वो कायरल सब्सटेंस के बाइंडिंग में हो या कैटालाइसिस के रिएक्शन में हो। थर्ड वन इज एंजाइम कैटालाइसिस केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है।
और जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही है। ये पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को किस में चेंज करना, पेप्टाइड बॉन्ड में, यानी कि पेप्सिन उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो ये तीनों ऑप्शन इज सही हैं, यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए can act as a template on which a molecule of RNA is synthesized in a specific manner। इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो इस प्रोसेस से कहेंगे, यानी डीएनए को किस में चेंज करने लगता है, आरएनए में। अभी हमने कहा था डीएनए आरएनए में चेंज होता है, फिर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और फिर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में जाती है। तो जो डीएनए से आरएनए में चेंज हो रही है स्पेसिफिक मैनर में, उसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमराइजेसिस, यानी आरएनए पॉलीमराइजेस होता है जो डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए में क्या करता है, उसे चेंज कर देता है। जब ये एज ए टेम्पलेट यूज होता है, तो यहाँ से डीएनए को आरएनए में चेंज करने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, यानी बी ऑप्शन इज, यानी सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड एज अ सिनोनिम्स फॉर आरएनए सिंथेसिस। देखो अभी हमने कहा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए किस में चेंज होने लगता है, आरएनए में, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी बिल्कुल सही है। सेकंड इज ट्रांसलेशन इज यूज्ड एज द सिनोनिम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। देखो ट्रांसलेट होना, आरएनए बनेगा, अब आरएनए किस में ट्रांसलेट हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही है। और ट्रांसलेशन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में चेंज होगा, यानी आरएनए सिंथेसिस के बाद क्या होगा, प्रोटीन बनेगा एक डायरेक्शन में, ये रिवर्स नहीं होगी। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो आरएनए है कई बार वो डीएनए में दोबारा फॉर्म्ड हो जाता है, तो ये रिवर्स हो सकती है, लेकिन ये रिवर्स नहीं होती, यानी ऑल ऑफ दिस इज राइट, यानी 44 का ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट वन इज 48 क्वेश्चन। 48 में क्या होता है, देखो मल्टीपल डेफिशिएंसीज, यानी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेफिशिएंसी होगी। सपोज करो विटामिन ए बी लैक हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, कॉज्ड बाय लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन, एक से ज़्यादा विटामिन की कमी हो जाएगी हमारे पास, आर मोर कॉमन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसको हम क्या नाम कहते हैं, दिस कंडीशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एविटामिनोसिस, इसे कहते हैं। फर्स्ट वन इज एविटामिनोसिस, यानी फर्स्ट आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन। आपने इंसुलिन देखा होगा, जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है, तो जो इंसुलिन होता है उसमें Zn2+ आयंस प्रेजेंट होता है, यानी जो आयन प्रेजेंट होगा दैट इज जिंक। क्वेश्चन नंबर 54 है, दोज प्रोस्थेटिक ग्रुप विच गेट अटैच टू द एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे अगर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप से अटैच होता है उसे कहेंगे हम को एंजाइम। एंजाइम जनरली किससे बनते हैं, प्रोटीन से मिलके बनते हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप उसमें क्या होता है, प्रोटीनस पार्ट होता है। तो दोज प्रोस्थेटिक ग्रुप विच गेट अटैच टू द एंजाइम, जो एंजाइम से अटैच होता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, उसे हम कहते हैं को एंजाइम्स। और द प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज कोवेलेंटली अटैच्ड विद द एंजाइम मॉलिक्यूल, एक ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है एंजाइम से, उसे कहते हैं कोफैक्टर। ये क्या करते हैं, जो एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, उसे एक्टिवेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। और इसमें प्रोसेस होती है, देखो एंजाइमेटिक प्रोसेस में प्रोसीड थ्रू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। इसमें 4 स्टेज होते हैं। तो स्टेज में देखो आंसर में पहले बता देता हूँ आपको। थर्ड है, देखो पहला क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। शुरू से देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये कह रहा है कि पहले एंजाइम का फॉर्मेशन होगा
मतलब एंजाइम और कॉम्प्लेक्स कंबाइंड होके ES बना देते हैं। सेकेंड है कन्वर्जेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन एंजाइम एंड प्रोडक्ट, फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड फोर्थ वन इज कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू अ एंजाइम इंटरमीडिएट EI। अब इसे अरेंज करना है। इसमें होगा क्या, देखो इसमें ये होगा, सबसे पहले हमने एंजाइम लिया, एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और बनाता है ES यानी फर्स्ट स्टेप। अब ये जो ES बनता है ये क्या होता है, एक इंटरमीडिएट को फॉर्म करेगा EI को, क्योंकि इंटरमीडिएट बनाएगा ये, दिस इज इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के बाद क्या करेगा, ये एंजाइम इसको चेंज करेगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट स्टेप ये दोनों मिलके हुए, फिर ये इंटरमीडिएट बनाएंगे, इंटरमीडिएट के बाद ये फाइनली किस में चेंज करेगा, उसे प्रोडक्ट में, और फिर फाइनली क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। तो पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके हिसाब से 4 आंसर इज राइट। पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स एंजाइम और सबस्ट्रेट का फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में ये जो ये ES था ये किस में चेंज हो जाएगा, एंजाइम इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद ये क्या होंगे, आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी A फिर D फिर B एंड C, यानी A D B एंड C। लेकिन इससे उसने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी ये हो सकता है फिर CBDA, रिवर्स कर दिया हमने। अब है एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च इज चेंज इनटू डाइसैकराइड। ये अभी हमने जिक्र किया था, इसे कहते हैं एमाइलेज। स्टार्च को अगर हम डाइसैकराइड में चेंज करेंगे तो एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल होते हैं, दैट इज 8। नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 8 होते हैं। द एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस, अभी हमने इसका जिक्र किया था पेप्सिन का, तो ये प्रोटीन से किस में चेंज करेगा, उसे पेप्टाइड में, यानी इसे ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, तोड़ देगा इसे। तो प्रोटीन से इसका नाम रखा है पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, पेप्टाइड में, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 10 है सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड बॉन्डेड टुगेदर इन लॉन्ग पेप्टाइड चेन फॉर्म। तो पेप्टाइड जहां पे भी आएगा तो आंसर क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा, तो आंसर इज प्रोटीन। अ पिगमेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पिगमेंट प्रोटीन इन एनिमल इज, पिगमेंट मीन्स होता है कलर्ड जनरली, एनिमल में देखो क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्लांट में, इंसुलिन और जो केराटिन होता है ये ह्यूमन में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन जो पिगमेंट वाला पार्ट है दैट इज हीमोग्लोबिन, इसमें रेड पिगमेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन में रेड कलर का होता है, तो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन होता है कैसीन, जो मिल्क में कैसीन होता है वो एग्जाम्पल है फॉस्फोप्रोटीन का। ये कैसीन है, ये प्रोटीनस पार्ट होता है, तो कैसीन इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर है 23, कैलोरीफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर। फैट्स, देखो जो हमारी बॉडी में फैट्स जम जाता है, जब हम नहीं खाते हैं खाने को या कई टाइम तक अगर हम बिना खाए रहते हैं तो क्या होता है, जो हमारा बॉडी का फैट से ये ब्रेक डाउन होने लगता है और यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो फैट्स की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट की, और लास्ट में प्रोटीन की, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ। डीएनए किससे बनेगा, देखो पेंटोज शुगर से, फॉस्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजनस बेस से। तो नाइट्रोजनस बेस में कौन से आते हैं,
pyrimidines and purines, यानी 2 is the right answer. पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, यानी pyrimidines एंड purines, यानी सेकंड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड. तो डीऑक्सी का मतलब डीएनए से रिलेटेड हो गए, तो ये डीएनए हो गए. अब इसमें क्या होता है, एक एसिड हो गए, ये सारे एसिड फॉर्म में है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स के केस में होते हैं. न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोस शुगर प्लस बेस होता है, जबकि एसिड किससे होगा, फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है. तो इसका मतलब उसमें तीनों चीजें होंगी, यानी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए इज द राइट आंसर. फॉस्फोरिक एसिड की वजह से एसिड होते हैं ये, तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, क्योंकि डीऑक्सी आ गया, तो डीऑक्सी राइबोस केवल किस में होगा, डीएनए में. तो इसीलिए फर्स्ट आंसर इज राइट, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए. क्वेश्चन नंबर 34 है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन मीन्स. देखो सेमी कंजर्वेशन मतलब न्यूली फॉर्म्ड हो रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड हो रहा है. सेमी मीन्स हाफ, यानी आधा, अभी बन रहा है वो. तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग वन स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट डीएनए. पेरेंट डीएनए से क्या होगा, वन. जैसे फॉर ये है, पेरेंट्स में क्या होता है, डीएनए इस तरीके से बनता है, आपको पता होगा. ये डीएनए हो गया. अब डीएनए में क्या होता है, यहाँ से कई बार ये टूट जाता है, एक अलग चला गया स्ट्रैंड, एक अलग चला गया, तो न्यूली बॉन्ड होता है. अब यहाँ से इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, दूसरा बन जाएगा. यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, दूसरा बन जाएगा. ठीक है, तो इसे कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन. मीन्स न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है, इसीलिए उसमें एक स्ट्रैंड होगा. तो सेकंड आंसर इज राइट. अब एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3. द मेन डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल इज. पहला है, ऑयल पजेसेस लो मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही है. सेकंड इज, ऑयल्स आर द ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, बिल्कुल सही है. थर्ड इज, ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, भी सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 6 है, माल्टोस इज कंपोस्ट ऑफ गैलेक्टोस. बिल्कुल गलत है, क्योंकि माल्टोस केवल ग्लूकोज से बनता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोस में C3 नहीं बल्कि C4 पोजीशन में चेंज होता है, यानी दोनों स्टेटमेंट इसके रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट व्हेन अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक. तो इसमें फर्स्ट है 3OH डीऑक्सीराइबोस एंड 5PO4 3-, यहाँ से टूटेगा. हर बार मैंने कहा था जो इसमें स्ट्रैंड होता है 3' to 5' to 3', तो ये 5' है और ये 3' है, तो वहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा हर हमेशा. तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH का 3 वाला पोर्शन और PO4 का 5 वाला पॉइंट क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. तो ये जैसे दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड्स ये है और सेकंड न्यूक्लियोटाइड्स ये है. तो ये कहाँ से टूटेगा, देखो यहाँ 3' के यहाँ OH से टूटेगा और ये 5' से टूटेगा. इस तरीके से देखो 5' ये 5' है, तो ये 5' से टूटेगा PO4 के यहाँ से, और दूसरा कहाँ टूटेगा, 3' के OH से. तो ये इस तरीके से क्या होगा, ओवरऑल एक न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाएगा. तो जब भी न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन होगा तो कहाँ से होगा, 3' का OH और 5' का PO4 से, यानी यहाँ से ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से ब्रेकडाउन होगा. तो इस तरीके से आपको एक न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई देगा. इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन द लिवर ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इसमें क्या होता है, एड्रेनालाइन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बहुत इमरजेंसी स्ट्रेस के टाइम में प्रोड्यूस होता है. जैसे सपोज करो आपके सामने कोई बाघ या कोई चीज़ आ गई, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी देखो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. रीज़न क्या है, वहाँ पे ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है. ये क्या करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है.
और आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड एड्रेनालाइन, यानी थर्ड आंसर इज सही, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट वन इज थायमीन इज, थायमीन कौन सा होगा इनमें से? थायमीन इज 3 मिथाइल यूरेसिल। अब देखो यूरेसिल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। तो यूरेसिल का जो आपने फॉर्मूला देखा, ये देखो यूरेसिल है। अब इसमें देखो ये थायमीन लगा, सॉरी मिथाइल लगा हुआ, कौन सी पोजीशन में? देखो 1 2 एंड 3, ये यहाँ से करो, देखो 1 2 एंड 3, तो थर्ड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल यूरेसिल। बाकी देखो ओवरऑल यूरेसिल ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल CH3 को छोड़ के, यानी कि हम कहेंगे 1 2 3 मिथाइल यूरेसिल को हम थायमीन भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल यूरेसिल इज कॉल्ड थायमीन। इस क्वेश्चन नंबर 26 से लाइसिन इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर इन द pH रेंज, किस रेंज में लीस्ट सॉल्युबल होता है? तो इसका आंसर है 9 to 10। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, द 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ टिपिकल कार्बोहाइड्रेट। देखो टिपिकल हाइड्रोकार्बन में आपने क्या देखा होगा कि 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जनरली। इसमें कौन कौन से? देखो एक होगा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक होता है कीटोन ग्रुप और एक होता है OH ग्रुप। तो जो कीटोन होता है और एल्डिहाइड में एक चीज कॉमन होता है, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप, जो दोनों के साथ होगा। तो कार्बोनाइल ग्रुप एंड OH ग्रुप। तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन से हो गए? कार्बोनाइल, जो दोनों के साथ है, एंड OH ग्रुप। देन द आंसर इज थर्ड, क्योंकि अगर ये करोगे आप तो ये हो नहीं सकता, COH तो इसमें होता ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि इसके अलावा इसमें कीटोन भी होता है। तो इस थर्ड आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? पहले DNA होता है, DNA क्या करता है? जैसे ट्रांसक्रिप्शन से आपको बताया था, RNA फॉर्म करता है, और RNA क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद, क्योंकि RNA का रोल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, और यहाँ से जेनेटिक इंफॉर्मेशन 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर होती है, यानी आंसर इज थर्ड या सेकंड, दोनों सेम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमंग द फॉलोइंग एकायरल अमाइनो एसिड। एकायरल का मतलब होता है इस अमाइनो एसिड में एक ऐसा कार्बन होगा जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होते, दैट इज कॉल्ड एकायरल अमाइनो एसिड। तो इसमें 4 एग्जाम्पल हैं, 2 इथाइल एलानाइन, 2 मिथाइल ग्लिसरीन, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन एंड ट्रिप्टोफन। तो इसका आंसर है थर्ड वाला। देखो पहला है 2 इथाइल एलानाइन, तो इसका फॉर्मूला ये होता है CCOH NH2 CH3H। तो ये कायरल सेंटर है क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। सेकंड इसमें देखो 2 मिथाइल ग्लिसरीन, 2 मिथाइल ग्लिसरीन का है, देखो 2 में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें भी C में COH NH2 CH3 एंड H, तो इससे भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो ये आपका कायरल सेंटर है। थर्ड वन देखो, थर्ड वन इज 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन, इसका फॉर्मूला होता है COH NH2 और यहाँ पे CH2OH एंड CH2OH। तो इसमें 2 सेम ग्रुप अटैच हैं, तो दिस इज एकायरल। तो इसका आंसर हो गया 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल सेरीन। इसमें चौथा है आपका ट्रिप्टोफन, तो इसमें देखो ये बेंजीन रिंग है, ये 5 रिंग है, उसके बाद CH2 COH NH2 एंड H, तो इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यानी ये वाला आपका कायरल सेंटर है, ये कायरल कार्बन है। तो इसीलिए आंसर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज HCN करेंगे तो हमने देखा था साइनोहाइड्रिन बनता है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और फिर HI करेंगे तो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 34।
स्टेप फर्स्ट में देखो, ग्लूकोज में HCN मिलाएंगे तो ये बनता है साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे CH, CN और OH। यहाँ पे जो CO ग्रुप था उसमें CN किसके पास जाएगा, C के पास, और ये H जाएगा O के पास, यानी बनता है, इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। कभी भी हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो CN होता है वो एसिड में चेंज हो जाता है, COH, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस कभी भी करेंगे तो CN का एसिड बनता है COOH, बाकी सेम रहेगा। अब जैसे हम HI से रिएक्शन करते हैं तो ध्यान होगा आपको कि ग्लूकोज को अगर हम HI से रिएक्शन करते हैं तो हेक्सेन बनता है। अब इसमें ओवरऑल 7 कार्बन है तो ये बनेगा आपका हेप्टेनोइक एसिड, यानी सारा ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन में। ये सब रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, केवल COO ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट होगा, बाकी हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका हेप्टेनोइक एसिड, CH3CH2 का 5 एंड COOH। तो हेप्टेनोइक इज द राइट आंसर। तो आंसर इज फर्स्ट, हेप्टेनोइक एसिड।